Dear students, welcome to the today e-lecture of PBM Product and Brand Management Unit 3rd Module 4th Brand Positioning. Today we will discuss lecture number 25. In lecture number 25 we will discuss topic positioning guidelines कि कोई भी कंपनी है वो अपने ब्रांड की जो पोजीशनिंग करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो जो स्टेप्स होते हैं वो बेसिकली क्या होगी, पोजीशनिंग के लिए गाइडलाइंस होगी। पोजीशनिंग का क्या मतलब बताया हुआ है, कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की एक अलग से इमेज क्रिएट करना, जिससे कि कस्टमर जब कभी भी उस प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट को परचेज करे तो वो सबसे पहले आपके ब्रांड को प्रेफर करे। जैसे कि कोई टेलीविज़न परचेज करना चाहे तो सबसे पहले आपके ब्रांड, चाहे वो सोनी हो, अगर एलजी कंपनी का है तो एलजी हो, सैमसंग चाहती कि वो सैमसंग को परचेज करे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग करने के लिए कंपनी जो स्टेप्स यूज करती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग गाइडलाइंस। देयर आर 3 स्टेप्स फॉर पोजीशनिंग गाइडलाइंस। फर्स्ट क्या है, डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द competitive frame of reference. Second, choosing points of difference. Third, establishing points of parity and points of difference. तो इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो अपन लेक्चर नंबर 25 में डिस्कस करेंगे, और जो थर्ड स्टेप है, एस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ये लेक्चर नंबर 26 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोजीशनिंग करने के लिए जो स्टेप है, गाइडलाइन है, वो क्या है, डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर अकेले हो, मोनोपोली है, जब तो आपको कोई पोजीशनिंग करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। लेकिन आप जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में हो उसमें नंबर ऑफ़ कंपटीटर्स हैं, उनके ब्रांड्स हैं, तो आपको पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको उस प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन कौन से कंपटीटर्स हैं ये पता होना चाहिए। उनमें से कौन आपके मेन कंपटीटर्स हैं, कौन सेकेंडरी कंपटीटर्स हैं, ये पता होना चाहिए। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि जो आपका ब्रांड है वो कौन कौन से दूसरे ब्रांड्स हैं जिनके साथ compete करता है। तो आपको उस इंडस्ट्री का, उस सेगमेंट का कम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है। तो कम्पिटिटिव एनालिसिस में 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग कंपटीटर्स। तो आप अपनी पोजीशनिंग किसी ना किसी ब्रांड के अगेंस्ट करोगे तो आपको अपने उस मेन कंपटीटर का पता होना चाहिए कि कौन आपका मेन कंपटीटर है, कौन से आपके प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, कौन से आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, जिससे कि आपको जब आपके कंपटीटर्स के बारे में पता चल जाएगा तो आप फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके ब्रांड और कंपटीटर के ब्रांड में क्या क्या चीज़ें सिमिलर्स हैं, जिसे हम पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बोलेंगे, और क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, बेनिफिट्स हैं जो आपके ब्रांड में है, कंपटीटर के ब्रांड में नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। हाउ ब्रांड इज डिफरेंट फ्रॉम कंपटीटर। तो सबसे अच्छा है कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैटेगरी मेंबरशिप। आप सबसे पहले देखो आप कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हो। जब आपको अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी का पता चल जाएगा तो आपको उसमें कंपटीटर्स के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 4 व्हीलर्स बनाते हो तो 4 व्हीलर तो बहुत वाइड कैटेगरी है, उसमें से भी अगर आप कार बना रहे हो तो वो भी बहुत वाइड कैटेगरी है। तो आपको अपनी कैटेगरी पता होना चाहिए कि हम हैचबैक में हैं, सिडान में हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी में हैं, एसयूवी में हैं। क्योंकि अगर आप हैचबैक में हो तो अलग कंपटीटर्स होंगे, सिडान में हो तो अलग कंपटीटर्स होंगे, कॉम्पैक्ट एसयूवी में हो तो अलग कंपटीटर्स होंगे, आप अगर एसयूवी में हो तो अलग कंपटीटर्स होंगे। तो आपको अपनी कैटेगरी मेंबरशिप का पता होना चाहिए। हर किसी को है, फिर पता चल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं पेप्सी का मेन कंपटीटर कौन है तो आप तुरंत आंसर दे दोगे, कोको कोला। मैं आपसे पूछूं फ्लिपकार्ट का मेन कंपटीटर कौन है तो आप इजीली आंसर दे दोगे। अमेजोन में आपसे पूछूं आईसीआईसीआई बैंक का मेन कंपटीटर कौन है तो आप इजीली आंसर दे दोगे। एचडीएफसी बैंक में आपसे पूछता हूँ OLX का मेन कंपटीटर कौन है तो आप इजीली आंसर दे दोगे। क्विकर में आपसे पूछूं उबर का मेन कंपटीटर कौन है तो आप इजीली आंसर दे दोगे, ओला है। तो हर किसी को है मेन कंपटीटर का पता होना चाहिए। हुंडई वेन्यू है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, तो उसका मेन कंपटीटर कौन है, टाटा नेक्सॉन, विटेरा, ब्रीजा। i20 है प्रीमियम हैचबैक में है तो उसका मेन कंपटीटर कौन है, मारुति की बैलेनो और टाटा की एल्ट्रोज। तो हर कैटेगरी के अपने अलग अलग क्या होते हैं, कंपटीटर्स होते हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए। तो जब आप कम्पिटिटिव स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हो
तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट टाइप पता होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी और फिर प्रोडक्ट क्लास पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट टाइप से प्रोडक्ट क्लास की तरफ बढ़ते जाओगे, आपके जो कंपटीटर्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कंपटीटर होते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट जूस कंपनी है जो फ्रूट जूस बनाती है, तो उसका प्रोडक्ट टाइप क्या हो गया, नॉन कोला सॉफ्ट ड्रिंक। उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या हो गई, ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स। और उसकी प्रोडक्ट क्लास क्या हो गई, ऑल बीवरेजेज होगी। तो अगर हम देखें पेप्सी के मेन कंपटीटर्स कौन हो सकते हैं, अदर कोला ड्रिंक्स, नॉन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल सॉफ्ट ड्रिंक, नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेज और ऑल बीवरेजेज, जिसमें टी है, कॉफ़ी है, ये सब भी क्योंकि है ये कोको कोला के या पेप्सी के क्या है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली दो टाइप से कंपटीटर्स होंगे, प्राइमरी कंपटीटर्स और सेकेंडरी कंपटीटर्स। प्राइमरी कंपटीटर्स वो होंगे जो सेम प्रोडक्ट क्लास सेम प्रोडक्ट टाइप में डिस्कस होते हैं, और सेकेंडरी कंपटीटर्स वो होंगे जो कि दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एलईडी टेलीविज़न बना रही है, तो जो दूसरी कंपनी एलईडी टेलीविजन्स बना रही हैं वो तो उसके प्राइमरी कंपटीटर्स होंगे, और जो एसी बना रही है, फ्रिज बना रही है, वो उसके कौन से कंपटीटर्स होंगे, वो उसके सेकेंडरी कंपटीटर्स होंगे। अब जब आपने एक बार कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो कौन आपका मेन कंपटीटर है, प्राइमरी कंपटीटर है, कौन सेकेंडरी कंपटीटर है, फिर आपको उन कंपटीटर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका जो कंपटीटर है उसका मार्केट साइज क्या है, आपका जो कंपटीटर है उसका मार्केट शेयर कितना है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन क्या है, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका जो ब्रांड है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज में है, डिक्लाइन स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है। आपका जो कंपटीटर है उसका जो ब्रांड है वो वही कंपनी है, वो मेन कंपनी है, कॉर्पोरेट है, या वो उसकी एक सब्सिडरी है। जैसे कि हुंडई है, वो अपने कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई कर रही है। तो जो मारुति है, मारुति तो कंपनी है, मारुति सुजुकी लिमिटेड ही ऑटोमोबाइल में ही है, तो उसमें उसका कंपटीशन है डायरेक्ट कॉर्पोरेट से ही होगा। लेकिन अगर वो टाटा के केस में देखें, जो टाटा मोटर्स है, वो टाटा मोटर्स मेन कंपनी नहीं है, वो टाटा सन्स की क्या है, एक सब्सिडरी है। तो टाटा सन्स की वो अगर एक सब्सिडरी है, तो आपका कंपटीशन टाटा सन्स से ना होकर किससे है, टाटा मोटर्स से है। तो आपको अपने कंपटीटर को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। हमें कैसे पता चल गया कि आईसीआईसीआई बैंक का मेन कंपटीटर एचडीएफसी बैंक है, पेप्सी का मेन कंपटीटर कोको कोला है, कैसे पता चला ये चीज़। फ्लिपकार्ट का मेन कंपटीटर अमेजोन है, क्योंकि कंपनीज ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन चीज़ों को कस्टमर्स को क्या किया है, कम्युनिकेट किया है। तो कम्युनिकेशन ऑफ द कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप एक बार कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे, आप अपनी कैटेगरी मेंबरशिप का पता लगा लोगे, आप अपने कंपटीटर्स का पता लगा लोगे। तो मेन चीज़ क्या है कि आप अपनी कैटेगरी मेंबरशिप को कस्टमर्स यानी कि कंज्यूमर्स को क्या करो, कम्युनिकेट करो। तो कम्युनिकेटिंग कैटेगरी मेंबरशिप इन्फॉर्म्स द कंज्यूमर्स अबाउट द सेटिस्फैक्शन दैट दे माइट अचीव बाय यूजिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो कैटेगरी मेंबरशिप को कम्युनिकेट करने का क्या फ़ायदा होता है कि कस्टमर को पता चल जाता है कि इस कैटेगरी में इस कंपनी के ब्रांड्स आते हैं, जिससे कि उसकी जो नीड है वो कैसे कैसे सेटिस्फाइड हो सकती है। तो देर आर 3 वेज टू कम्युनिकेट द ब्रांड्स कैटेगरी मेंबरशिप। तो फर्स्ट क्या है, अनाउंसिंग कैटेगरी बेनिफिट्स, कि आप जिस कैटेगरी में हो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस कैटेगरी के बेनिफिट्स को क्या करो, अनाउंस करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी है फास्ट रिलीफ की एडवर्टाइजमेंट आती है, दर्द मिटाए चुटकी में, तो कैटेगरी बेनिफिट वो अनाउंस कर रही है ना कि वो जो पेन रिलीव कैटेगरी में है, तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, कस्टमर क्या चाहता है कि अगर उसे दर्द हो रहा हो तो तुरंत उसको है उस पेन से रिलीफ मिले। तो फास्ट रिलीफ बोल रही है ना, दर्द मिटाई चुटकी में, तो आपको तुरंत पता चल गया कि ये पेन रिलीफ कैटेगरी में है। इनो ऑन एसिडिटी गोन, तो इनो की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो इससे आपको उसकी कैटेगरी पता चल गई ना कि इनो कौन सी कैटेगरी में है, कि वो है एसिडिटी को रिलीज करने वाली, एसिडिटी से रिलैक्स दिलाती है हमें। मैगी नूडल्स की एडवर्टाइजमेंट आ सकती है कि 2 मिनट रुक सकते हैं, सिर केबल चल सकते हैं, कि बेस्ट 2 मिनट, कि इजी टू प्रिपेयर नूडल्स हैं, 2 मिनट में है, अगर आपको भूख लग रही है तो 2 मिनट में आप मैगी पकाकर खा सकते हो। डी कोल्ड का आता है कि कफ से है, सर्दी से है, वो इजीली आपको
एक्वायर करता है। तो ये क्या हो गया आपके कैटेगरी के बेनिफिट्स। कोई कंपनी अपनी गाड़ी की ऐड दे रही है कि इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस है और आपको गड्ढों पर है गाड़ी है वो इजीली निकल जाएगी, तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस से वो उस कैटेगरी के बेनिफिट बता रही है कि उसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सेकंड क्या है, कंपेयरिंग विद एग्जाम्पलर्स। कई बार क्या होता है कि हम उस कैटेगरी में नए होते हैं तो हम कंपटीटर को बताना चाहते हैं कि हम है उनके साथ हैं, तो उस कैटेगरी में जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं आप उनके साथ अपने आप को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। जैसे एक सिंपल सा होता है, किसी की फैमिली में कोई एक आईएएस ऑफिसर बन गया तो बाकी के सारे वो जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि वो मेरे चाचा का लड़का है, वो मेरे बुआ का लड़का है, वो मेरे मौसी का लड़का है, वो मेरे है सिस्टर का देवर है। तो इस तरीके से वो अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर कर है लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें कि ये आईएएस ऑफिसर है। तो इसी तरीके से जब आपका ब्रांड नया है तो आप उस सक्सेसफुल ब्रांड के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। जैसे टॉमी हिलफाइगर जब है अमेरिका में नई नई कंपनी आई थी अपैरल की, तो वो अननोन थी, लोग उसे जानते नहीं थे, तो उन्होंने अपने आप को सीके के साथ, कैल्विन केयर के साथ क्या किया, कंपेयर किया और बताया कि हमारे जो डिजाइनर है वो वही डिजाइनर हैं जो कि सीए के ब्रांड को डिजाइन करते हैं, उनके अपैरल्स को डिजाइन करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को प्रीमियम अपैरल कैटेगरी में कम्युनिकेट किया, किसके थ्रू, कंपेयरिंग विद एग्जाम्पलर्स। कोई इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो कह रहा है कि वी आर हैविंग फैकल्टीज जो कि आईआईटी लेवल की फैकल्टीज हैं, उनकी जो नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है वो आईआईटी लेवल की है। तो वो इंस्टीट्यूट अपने आप को आईआईटी के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है और लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है कि हमारे कॉलेज का जो एकेडमिक्स है, हमारे कॉलेज की जो रिसर्च फैसिलिटी है वो आईआईटी लेवल की है। थर्ड क्या आएगा, रिलाइंग ऑन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टर। कई बार कंपनीज हैं अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू कैटेगरी को अनाउंस करती हैं। जैसे अमेजोन है, उसने किंडल को लॉन्च किया ब्रांड को, तो उसने जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया वो क्या दिया, वायरलेस रीडर, ऑनलाइन रीडर या वायरलेस बुक रीडर। तो उसमें ऑटोमेटिक लोगों को पता चल गया कि ये क्या है, एक बुक रीडर डिवाइस है जो कि आपकी ई बुक्स को यानी कि पीडीएफ फॉर्म्स में बुक्स को स्टोर करता है और आप उसको पढ़ सकते हो। तो उससे उसने अपनी कैटेगरी बता दी। इसी तरीके से जब आयोडेक्स है, उसने आइडेंटिफाई किया कि जो मूव है उसके अगेंस्ट पोजिशनिंग कर रहा है, क्योंकि आयोडेक्स पहले है ब्लैक आता था और आप कहीं लगा रहे हो तो वो आपको स्टेन्स दे जाता था, धब्बे दे जाता था, तो मूव इसके अगेंस्ट पोजिशनिंग कर रहा था। तो आयोडेक्स ने है अपना जो कलर है वो ब्लैक से ग्रीन कर दिया और फिर अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देता था नाउ इन ग्रीन कलर, नो स्टेन्स। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, उसने डिस्क्रिप्शन से कैटेगरी है कि भाई कि अब ये है कलर इसका ग्रीन हो गया है और अब ये कोई दाग धब्बे नहीं छोड़ता है। तो रिलाइंग ऑन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी को क्या कर सकते हो, अनाउंस कर सकते हो। अनाउंसिंग कैटेगरी बेनिफिट्स, कंपेयरिंग विद एग्जाम्पलर्स और रिलाइंग ऑन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टर। तो ये तीन तरीके हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी कस्टमर्स को अवेयर करा सकती है। तो कम्युनिकेशन ऑफ द कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सेकंड क्या आ जाएगा, चूजिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो अब आपने कैटेगरी मेंबरशिप आइडेंटिफाई कर ली, कौन कौन आपके मेन कम्पिटिटर्स हैं, कौन से आपके हैं सेकेंडरी कम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स को आपने अवेयर करा दिया। तो अब आपको वो फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आप कस्टमर को रीजन दे सको कि वो उस कैटेगरी में आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। तो ये फीचर, बेनिफिट, एट्रीब्यूट्स एक भी हो सकते हैं, ये फीचर, बेनिफिट, एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी आप डिफरेंस के लिए फीचर, एट्रीब्यूट, बेनिफिट्स कंज्यूमर को कम्युनिकेट कर रहे हो वो 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहिए। ये डिजायरेबल होने चाहिए, डिलीवरेबल होने चाहिए और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो जो डिजायरेबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, डिलीवर वाला क्राइटेरिया है वो कंपनी की कैपेबिलिटी यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और जो डिफरेंशिएशन वाला क्राइटेरिया है वो कंपटीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो फर्स्ट क्या है, डिजायरेबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब
आप जो फीचर बेनिफिट एट्रीब्यूट्स के बेस पर अपने ब्रांड को कंपटीटर के ब्रांड से डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वो फीचर, वो बेनिफिट, वो एट्रीब्यूट है, वो कंज्यूमर को डिजायर होना चाहिए, उसे उसकी नीड होनी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि हाँ इस फीचर से, इस बेनिफिट से, इस एट्रीब्यूट से मेरी ये जो नीड है ये बेटर वे से सेटिस्फाई हो रही है, तो ही वो उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को परचेज करेगा, उसकी डिज़ायर करेगा। तो डिज़ायरेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए: रेलिवेंस, डिस्टिंक्टिवनेस और बिलीवेबिलिटी। रेलिवेंट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर मस्ट सी द ब्रांड एसोसिएशन एज पर्सनली रेलिवेंट टू देम। कस्टमर को वो जो फीचर बेनिफिट एट्रीब्यूट है उसको अपने लिए रेलिवेंट लगना चाहिए। कोई कंपनी है, वो टायर बनाती है और वो कहती है कि हमारे जो टायर हैं वो पिंक कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, टायर्स आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स, तो ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम किसी भी टायर को उसके कलर के बेस पर परचेज नहीं करते हैं। एक दूसरी कंपनी वो कह रही है कि हमारे जो टायर हैं वो 1 लाख किलोमीटर तक चलेंगे, नहीं घिसेंगे, तो वो रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी टायर को उसकी ड्यूरेबिलिटी के बेस पर क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जैसे कि वेस्टिन स्टैमफोर्ड होटल है सिंगापुर में उसने अपने आप को पोजीशनिंग की वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल, लेकिन कोई भी गेस्ट है, कोई भी टूरिस्ट है, वो होटल की हाइट देखकर है उसको रैंकिंग नहीं देता है, वो होटल में सर्विसेज हैं उसके बेस पर उसे रैंकिंग देता है। कोई नहीं कहता कि मैं इस होटल में रुकूंगा, यहाँ पर 500 मंजिल हैं, वो कहता है कि मैं इस होटल में स्टे करूंगा, यहाँ पर फूड फैसिलिटी अच्छी है, रूम सर्विसेज अच्छी है, क्लीनिंग अच्छी है, यहाँ पर अदर फैसिलिटीज़ हैं, बिहेवियर अच्छा है। तो ये सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज के बेस पर टूरिस्ट सेलेक्ट करता है। यिप्पी नूडल्स ने किया था नॉन स्टिकी नूडल्स। तो हम कभी भी नूडल्स को परचेज करते हैं तो ये नहीं देखते कि वो नूडल स्टिकी है या नॉन स्टिकी है, हम नूडल्स को परचेज करते हैं उसके टेस्ट के बेस पर कि हाँ भाई इस कंपनी की जो नूडल्स हैं वो टेस्टी है। तो पहला डिजायरेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रेलिवेंस। सेकंड क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस, कि जो आप फीचर बेनिफिट एट्रीब्यूट है, ब्रांड एसोसिएशन है, वो बता रहे हो, और अगर वो कंपटीटर के पास भी है तो आपको उसे अपने आप को कंपटीटर से सुपीरियर बताना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि 4G सर्विसेज दे रही है। तो एयरटेल है प्लेटिनम 4G के नाम से है, एयरटेल प्लेटिनम ग्रुप के नाम से है, वो अपनी सर्विसेज बता रही है कि भाई जो बिजी एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको अच्छी डाउनलोड स्पीड चाहिए, अपलोड स्पीड चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, उनको हम है प्लेटिनम 4G के नाम से है सर्विसेज दे रहे हैं। रिलायंस जब शुरू में जियो आया, रिलायंस 4G, तो उन्होंने वोडाफोन है, एयरटेल है, इससे अपने आप को कैसे डिस्टिंक्टिव दिखाया कि इनके पास लेटेस्ट ऑप्टिकल फाइबर्स डले हुए हैं, तो उससे 4G की जो स्पीड है वो स्पीड है बाकी इन कंपनीज से क्या होगी, हाई होगी। तो 4G तो एयरटेल भी दे रहा है, वोडाफोन भी दे रहा था, अब वीआई हो गया वोडाफोन आइडिया, और जियो भी दे रहा था रिलायंस। तो रिलायंस जियो ने अपने आप को कैसे पोजीशनिंग किया, डिस्टिंक्टिवनेस की, हमारी 4G की स्पीड बाकी सबसे सुपीरियर है। एयरटेल भी इसी बेस पे पोजीशनिंग कर रहा था कि हमारी जो स्पीड है, क्योंकि हमारे इतने नए नए जगह टावर्स लग रहे हैं, ओखला है, उससे आप देखो कि हमारी क्या डाउनलोडिंग स्पीड है। और थर्ड क्या है, बिलीवेबिलिटी, कि जो आप फीचर क्राइटेरिया कस्टमर को क्लेम कर रहे हो, कस्टमर को उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। जैसे माउंटेन ड्यू ने कहा कि हमारी जो ड्रिंक है वो बाकी और ड्रिंक से ज़्यादा एनर्जाइज्ड है, तो उसने उसमें बताया कि इसमें क्या है, हाई लेवल ऑफ कैफ़ीन है, और हम सबको पता है जो कैफ़ीन है उससे एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो ये बिलीव होना चाहिए। कोई कंपनी है वो कह रही है कि हमारा फास्टेस्ट 4G नेटवर्क है और जो कस्टमर्स हैं उनको 3G में भी अच्छा कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो वो उसके क्लेम पर बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो क्लेम है वो क्लेम आपका सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एशियन पेंट का आता है एंटी बैक्टीरियल पेंट, कि आपका ये जो पेंट है ये एंटी बैक्टीरियल है, दीवारों पर फंगस फफूंद नहीं लगेगा। तो उसमें बता रखा है कि इसमें सिल्वर ऑयल टेक्नोलॉजी है। तो वो जो सिल्वर ऑयल टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली क्या करती है, सिल्वर आइकॉन जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली क्या करती है कि फंगस को, फफूंद को, इनको लगने नहीं देती है। तो इसने जो अपना क्लेम कर रही है उस क्लेम को ये क्या करवा रही है, बिलीव करवा रही है। सेकंड क्या क्राइटेरिया हो गया, डिलीवरेबिलिटी क्राइटेरिया, कि जो आपने फीचर बेनिफिट एट्रीब्यूट्स क्लेम किए हैं तो कंपनी के पास वो इनहेरेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो उस क्लेम को क्या कर सके, डिलीवर भी कर सके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फीजिएबिलिटी। फीजिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि द फर्म मस्ट बी एबल टू एक्चुअली क्रिएट द पीओडी, कि फीजिएबल होना चाहिए। कोई कंपनी ने ये बोला
कि कोई कुरियर कंपनी उसने ये बोला कि हम 48 आवर्स में है पूरे इंडिया में हर जगह पर है प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे, तो कंपनी के पास वो फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके पास कार्गो भी होना चाहिए, टेम्पो भी होने चाहिए, ट्रक्स भी होने चाहिए, उसके पास इतना स्टाफ भी होना चाहिए कि कहीं से भी ऑर्डर मिले 48 आवर्स में वो उसको क्या कर दें, डिलीवर कर दें। तो फिजिबिलिटी जब तक नहीं होगी आप क्लेम तो कर सकते हो, लेकिन उस क्लेम को आप क्या नहीं कर सकते हो, डिलीवर नहीं कर सकते हो। सेकंड क्या है, कम्युनिकेबिलिटी। भाई कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि इनका ये फीचर है, ये बेनिफिट है और इस बेनिफिट और फीचर का ये फ़ायदा कस्टमर को मिलेगा, तो उसको वो चीज़ क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट भी करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा है, टाटा की गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप के थ्रू 5 स्टार रेटिंग मिली है, तो इंडिया सेफेस्ट कार, वो उस चीज़ को हर जगह अपनी हर एडवर्टाइजमेंट में, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे टेलीमीडिया हो, उसमें वो उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तभी तो कम्युनिकेट किया है, तभी तो आपको पता चली है कि भाई टाटा की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां क्या है, सेफ। और जब आप कम्युनिकेशन करो तो आप अपना प्रूफ दो, तो हमेशा ग्लोबल एनकैप की 5 स्टार रेटिंग का क्या देते हैं, प्रूफ देते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी आप चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये आपकी क्या होती है, कम्युनिकेबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, थर्ड क्राइटेरिया डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया, कि जो भी आप फीचर बेनिफिट एट्रीब्यूट्स बता रहे हो, आप अगर उनको कम्युनिकेट करोगे तो वो कस्टमर को डिफरेंशिएट होंगे, और वो वन टाइम नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी है वो कह रही है दर्द मिटाए चुटकी में, तो केवल एक बार ही पेन हो तो चुटकी में जल्दी से रिलीफ नहीं दे, हर बार वो जल्दी से ही पेन से क्या देगी, रिलीफ देगी। तो वो जो क्राइटेरिया है वो लॉन्ग टर्म बेसिस का डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया हो गया। कोई कंपनी है वो कह रही है कि हमारी गाड़ियाँ इंडिया की सेफेस्ट गाड़ियाँ हैं, तो ऐसे ही नहीं है कि एक ही गाड़ी सेफ गाड़ी निकली, उसकी हर गाड़ी है वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करनी चाहिए, तभी जाकर वो डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया है वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। सोनी कहता है कि हमारे टेलीविज़न की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, बेटर है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, बेटर है, तो उसके हर टेलीविज़न सेट में अच्छी पिक्चर और साउंड क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनको ये डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया बनाना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उनके पास कस्टमर्स को दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनका डेमो दे सकते हैं। लेकिन फैशनेबल में है या फिर सर्विस सेक्टर में है, उसमें आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको कस्टमर को दिखाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट है ऐसा नहीं होता है जिसको कि आप क्या दे सको, डेमो दे सको। तो आज के लेक्चर में अपन यहीं तक ही डिस्कस करेंगे। अपना मेन टॉपिक क्या चल रहा है, पोजिशनिंग गाइडलाइंस, जिसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंपेटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड चूजिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। और जो स्टेब्लिशिंग पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, ये नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 26 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।